अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक जगह चार बर्तन हो तो वो भी आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि नाखून गोश्त से जुदा नहीं होता। मतलब ये कि अपने कभी पराए नहीं होते। आज ख़ानदानी मसाइल पर गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं कर्नल कुद्दूस और उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरीद, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। नाखून जो हैं वो उनसे मांस कभी जुदा नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मूसलाधार बारिश जो होती है ना जी, उसके बरसने से छत को फर्क नहीं पड़ता, मगर ये जो छोटी छोटी हल्की बूंदाबांदी होती रहती है ना जी, मुसलसल टिप 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 टिप, जी हाँ टिप, जी हाँ टिप। जी हाँ, वो छत को ले दे जाती है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो खानदान की छत है ना जी, बड़े हाथ से इतना नुकसान नहीं देते उसे जितना ये फैमिली में छोटी छोटी उलझने उसको नुकसान देती। बड़ी खूबसूरत बात की है कर्नल साहब आपने। वाह कुद्दूस वाह, आज तो फिर वही कॉलेज वाले नौजवान लगे हो जो शकीला के साथ बैठकर फलसफे झाड़ता था। जी शकीला कौन है? नहीं, किसके साथ फलसफे झाड़ते रहे हो? नहीं, घर में तो तुम बोलते हो तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। बात तो सुन लो, वो तो दोस्त है मेरा, वो पुरानी बातें अब क्या हो गया तुम्हें दुरानी? नहीं, कोई बात है तो उसने नाम लिया ना शकीला का, बताए ना कौन थी शकीला। ओ भाई, क्यों बात के साथ चिमट रही हो? बस रात गई बात गई। हाँ, मुझे याद आया, उसकी बारात गई तो फिर बात गई। दुरानी, असल में बात ये है कि बात करनी चाह रहे हैं हम अपनी फैमिली की। हाँ जी, वो तो स्टूडेंट लाइफ की बातें हैं, बस हो गया, जो होना था वो हो गया, और कुछ भी नहीं हुआ। बाजी कुछ भी नहीं था, वो एक सपना था, एक सपना। सपना? जाने दें अपी, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। अब्दुल सलाम, तुम भूला हुआ ना कहा करो, तुम फूला हुआ कहा करो। मना करो इसको। अच्छा, उसको मना करूं, आपको ना मना करूं? ओ भाई, किस बात से मना करना है? खुदा का वास्ता है, कुछ थोड़ा सा होश के नाखून लिया करो। कहाँ बैठे हुए हो, क्या बात शुरू कर दी? आपने शुरू की, आपके दोस्त ने शुरू की है। मसला ये है फरीद साहब। जी कर्नल साहब, मैं यही जानना वैसे चाह रहा था कि आजकल लगता है ऐसा है कि माजी की छोटी छोटी कहानी और वाकयात लेकर मसाइल जन्म ले रहे हैं। नहीं, मसाइल तो घर में ही जन्म लेते हैं और अपने रवैयों से जन्म लेते हैं। हाँ जी। बात सिर्फ आज इतनी सी डिस्कस करनी है कि हमारी बहू रानी ने शिकायत की मुझसे कि पापा, मैं जब भी खाना बनाती हूँ, और अब तो मुझे कितना अरसा हो गया शादी मेरी को, जी। आज तक कभी ना अम्मी ने और ना ही बहनों ने, ये जो हमारी बेटियां हैं वो भी आती हैं जब, तो कहती है कभी खाती हैं खाना मेरे हाथ का तो तारीफ नहीं करती। ओह, हालांकि जब मैं अपने घर बनाती थी तो हर शख्स कहता था फैमिली का कि तुम्हारे हाथ में बड़ा जायका। अरे वाह वाह, हाँ। फरीद साहब, मेरी बेटी नील गाय और शिमला मिर्च इतना टेस्टी बनाती है कि क्या कहने। दुर्रानी साहब, नील गाय का कभी शिकार किया है आपने? नहीं जी नहीं, आम गाय नो ही डंडे मार मार के नील पा लेंदे ने, फिर उन्हें नील गाय कहते हैं। अब्दुल सलाम को शर्म करो। कर्नल साहब, मुझे तो कोई डंडा पकड़ाए, मैं इसे तो नील गाय बनाऊं। बात ये है फरीद साहब जी कुद्दूस कि साहब, ये खानदान को जोड़ने का इंतहाई खूबसूरत तरीका है हाँ जी। कि आप मोहब्बतें बांटते रहें, जी हाँ। एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहें। वाह, भाई, उसने अगर खाना बनाया है और आपने अगर दो बोल कह दिए तारीफ के, तो आपका क्या बिगड़ता है? जी हाँ, ये है कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत बन जाएगी। सही। इस बात का एहसास ही नहीं है मोहतरमा को और ना इनकी फैमिली को। बिल्कुल। इतनी सारी बात है। भाई, मुझसे झूठी तारीफें नहीं होती। मम्मा, जब आपकी अपनी बेटियां खाना बनाती हैं, उनकी तो आप हर निवाले पे तारीफ कर रही होती हैं। तो वो खाना अच्छा बनाती है ना। अम्मा, आपने कई दफा मेरे सामने बहनों को कहा कि खाना बनाना सीख लो। तो ये बात तुम अपनी बीवी से भी कहो कि खाना बनाना सीख ले। अम्मा, अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाती तो मामू एक दिन में 6-6 दफा क्यों खाते हैं? अब भाई, मैं तो इसलिए खाता हूँ कि अब जाया ना हो जाए। हाँ, ये तो मामू बेटे तुम्हारे जो हैं, ये तो गत्ते कागज और रद्दी नहीं जाया होने देते।
वो भी खा जाते हैं। ओ जी पकाने को तो छोड़े, ये मामू कच्ची सब्जी आदि खा जाते हैं। ओ जी कच्ची सब्जी में विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं। वो क्या करने इतने तुमने विटामिन, 2 मन 3 मन। अब्बू पिंकी वो जो गोभी के डंडल उतारती है मामू, तो वो भी केचप के साथ खा जाते हैं। उसके क्या पैसे नहीं दिए होते? वो पैसों की तो हमने डाइनिंग चेयर्स भी ली हुई हैं, वो भी खा जाओ। कुछ खुदा का खौफ खाओ और तुम भी कुछ ख्याल किया करो, जाने दो। और सिर्फ खाने की बात नहीं है फरीद साहब जी। वो बेचारी कहती है जी कि मैं कुछ भी कर लूं, माँ ने उसमें से नुक्स ही निकाल ले। कुद्दूस साहब, एक चीज बड़ी वाजे है कि वो जिस तरह से बेगम साहिबा ने कहा कि झूठी तारीफ नहीं होती है, कभी कभार दिल जोई के लिए, दिल बड़ा करने के लिए झूठी तारीफ भी कर देनी चाहिए। ये बात है, इससे हौसला अफजाई होती है, हिम्मत अफजाई होती है, काम करने की मजीद और जुस्तजू होती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, वो मेहनत करती हैं, खाना पकाती हैं, आप तारीफ कर दिया करें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं कभी तैयार होती हूँ कहीं शादी पे जाने के लिए या कहीं खाना बाहर खाने के लिए, अम्मी ने झूठे मुंह भी कभी मेरी तारीफ नहीं की कि ये सूट तुम पे अच्छा लग रहा है या आज तुमने मेकअप बहुत अच्छा किया हो। कभी भी नहीं। मैं नहीं झूठ बोलती। मैं सारी जिंदगी से बोल रहा हूं ना। क्या? खुदा का खौफ किया करो, क्यों बच्चों के साथ इस तरह। और फिर इतनी अच्छी बात की फरीद साहब आपने कि भाई झूठी तारीफ भी कर देनी चाहिए बच्चों की, हौसला अफजाई की। कोई हर्ज नहीं हो। साहब जी मैंने तो शादी वाले दिन अपनी बेगम की इतनी तारीफें की, इसके बावजूद भी वो अगले दिन मुझे छोड़ के चली गई। क्यों? मैं उसको यही कहता रहा कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। वो तो अगले दिन मेरी सास ने बताया कि इसकी एक आंख पत्थर की है। कुदूस, तुम मुझे इसीलिए अच्छे लगते हो कि तुम हौसला अफजाई करते रहते हो। थैंक यू। मुझे याद है जब आप मेरी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं, जी जी, तो आपने तारीफ करवाया था कि ये मेरा बड़ा प्यारा भाई है। मैं गुस्से से बंदूक निकालने लगा था। फिर मैंने सोचा कि कुदूस बहुत अच्छा आदमी है जो इसे भी प्यारा कह रहा है। फरीद साहब, मैं 2 दफा डरा हूं जिंदगी में, 2 दफा सिर्फ। अच्छा, जस्ट 2 टाइम। ओह, जस्ट 2 टाइम। यस, एक दफा जब मैं जंगल में हिरन का पीछा कर रहा था तो एकदम मेरे सामने हाथी आ गया। और दूसरी दफा जब कुदूस रिश्ता लेने आए मेरी बेटी का, तो एकदम मेरे सामने ये आ गया। क्या? डैडी डैडी, ये मामू है। ओ, मैं तो इसकी गर्दन उतार के ड्राइंग रूम में लगाना चाहता था। ये क्या कह रहे हैं दुरानी भाई? ओ जस्ट जो। छोड़ दो बस। बात यह है फरीद साहब कि जब मौसूफा को आके इनकी अपनी बेटियां बताती हैं कि मैंने इतना अच्छा सूट पहना तो आपके दामाद साहब ने मेरी तारीफ नहीं की, तो किस तरह को सही होती है दामाद को। मेरा मतलब है कि बच्चों की हौसला अफजाई जो है वो भी जरूरी है, ठीक है, मगर घर में इस तरह मोहब्बतें बांटना भी बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छी बात की आपने कुद्दूस इससे साहब। छोटी छोटी उलझनें खत्म होती हैं। जो बच्चों के या बहू के या दामाद के जहन में अगर को थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कोई शिकायत है भी, तो आपके 2 मीठे बोलों के साथ वो धुल जाती है, खत्म हो जाती है। कुद्दूस साहब, जलती पर तेल डालने के बजाय आपकी बात दुरुस्त है कि उसको खत्म करना चाहिए, मामले को सुलझाना चाहिए। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जिस दिन ब्याह के लाया मौसूफा को जी, और मैंने इनका घूंघट उठाया, उस वक्त ये ब्यूटी पार्लर तो थे नहीं। हाँ जी, इन्होंने बाद में बताया कि मेरी खाला ने मेरा मेकअप किया है। अच्छा, तो जब घूंघट उठाया तो यकीन मानिए मुझे ऐसे लग रहा था कि किसी बच्चे ने अपने स्कूल में पहले दिन ड्राइंग की है। इस किस्म के खाला ने काचमचोले बनाए हुए थे कि ये जो थोड़ा बहुत नाक है ये भी नजर नहीं आ रहा था। मगर यकीन मानिए दिल में लाहौल वाला कुव्वत होने के बावजूद मैंने जुबान से माशाल्लाह निकाला। जाने दें, आपकी अम्मी ने कहा था कि मेरे घर में बहू के आने से रोशनी हो गई है। वो शादी से 3 दिन पहले का हमारा मीटर कटा हुआ था और वलीमे वाले दिन अब्बू ने किसी एसडीओ को कहा कि तो मीटर लगवाया था इसलिए रोशनी हुई थी। कदूस माफ करना, मुझे डेंगू की स्मेल आ रही है। मुझे डेंगू मच्छर कहीं हमारे आसपास है। डैडी ये मामू के माथे पे है, इधर फायर करें। भाई ये तिल है।
दुर्रानी साहब, आप अपनी इस बंदूक से मच्छर मारते हैं? फरीद बेटा, क्या पूछ लिया आपने और क्या मैं बताऊं आपको? अरे यार, फरीद, इस बंदूक से मैंने 2 हाथी, सॉरी कुदूस, हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट, 2 एलिफेंट और 3 लायंस। वो जिसके बड़े बड़े भी बाल होते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते हजामत कराने के लिए। यू मीन बब्बर शेर? यस, 3 बब्बर शेर और 2 हाथी। और मच्छर तो हजारों हैं फरीद, लाखों हैं। दुरानी इधर आ जाओ, क्या कर रहे हो? कुदूस, मुझे शिकार का किस्सा सुनाते हुए मत रोका करो मुझे। बैठो बैठो, इधर आ जाओ। तो बात ये हो रही है कि मोहब्बत जो है वो बांटने से मिलती है। मोहब्बत बांटने से, दिखाने से, कहने से फैलती है। बिल्कुल। और फिर हसद करने से, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे नफरत करने से जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ जी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कुदूस साहब। और मोहब्बत बांटने के लिए अन्ना के खोल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या अच्छी बात की है वाह। आपने। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सियासतदान सारे बर्फ का ब्लॉक हो गए हैं, बल्कि वो वाली बर्फ जिसे फलूदे वाला अपने चमड़े के बोके में डाल चुका है। अब तो बस डंडा फेरना ही रह गया है। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। आज प्रोग्राम में एक बार फिर गुफ्तगू करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरीद साहब, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक शेख साहब, आप सुनाइए, सियासत की सुनाइए। सियासत क्या कहें, सियासत के हवाले से फरीद साहब अगले 20 दिन बड़े अहम हैं। रहने दें शेख साहब, हर बार आप यही बात करते हैं, अगले 10 दिन अहम हैं, अगले 20 दिन अहम हैं, अगले 5 दिन अहम हैं। देखें फरीद साहब, जब मैच हो रहा होता है तो एक्सपर्ट अपना अपना टेवा लगा रहे होते हैं, ठीक है आपकी बात, मगर अब तो मैच जो है इसका ये ओवर टाइम भी खत्म हो चुका है। अब तो प्लंटी स्ट्रोक्स की बात आ गई है। अच्छा, आप देखें मुल्क की सियासत बिल्कुल ठंडी ठार हो गई है, शतूत जलेबा हो गई है। सियासतदान सारे बर्फ का ब्लॉक हो गए हैं, बल्कि वो वाली बर्फ जिसे फलूदे वाला अपने चमड़े के बोके में डाल चुका है। अब तो बस डंडा फेरना ही रह गया है। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं शेख साहब आप। देखें दुबई और लंदन की सियासी बैठकें बिल्कुल बेनतीजा साबित हुई हैं जी। आप ये देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब अपने 16 महीने की हुकूमत के दौरान भी अपने भाई नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सके, बल्कि अब उनकी तरफ ही दौड़ गए हैं। और ऐसे दौड़े हैं फरीद साहब जैसे बारिश शुरू हो जाए तो पापड़ों वाला अपने घर दौड़ता है। उसे पता है पापड़ बेचने के लिए निकालना तो सारा गिल्ला हो जाएगा। बल्कि ऐसे दौड़े हैं जैसे मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो मोटरसाइकिल लिटा के उसके बाद सीधा पेट्रोल पंप को दौड़ता है। बल्कि यूं दौड़े हैं जैसे गली में बंडी दी चीज की आवाज लगे तो गोगा दौड़ता है। या यूं कह लें कि ऐसे दौड़े हैं जैसे ईद की रात को अड्डे पे वैगन आए तो सवारियां उसकी तरफ दौड़ती हैं। मगर कोई फायदा नहीं होगा, नीवी नीवी डाल के वो उधर जाके बैठ गए हैं। रिजल्ट यही याद रखिएगा, 0/0। जाने दीजिए शेख साहब, आपकी पेश गोइयां बस पेश गोइयां ही हैं। मियाँ साहब की वतन वापसी के चर्चे हैं, कहा जा रहा है वो अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान आएंगे। आप कह रहे हैं उन्होंने वापस ही नहीं आना। चलें, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। जो इस वक्त सियासी सिचुएशन बनी हुई है वो तो यही बताती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स अभी ठीक नहीं होंगे। आप देखें ना, सदर साहब ने ऊपर से इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है जी। और ये सियासी हलचल जो मची है ये अब काबू आने वाली नहीं है। अच्छा, सदर साहब ने तो साफ लिख दिया है, जाने मन किथे ने इलेक्शन, फकत तुम्हारा अलवी दंदान साज। उन्होंने खत लिख के सारे सियासतदानों के दांत खट्टे कर दिए हैं, बल्कि ऐसे खट्टे हुए हैं कि लगता है कि उन्होंने जो खत लिखा है वो इमली के पानी से लिखा है।
मगर शेख साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो जवाबी खत लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इलेक्शन की तारीख हम देंगे। सिर्फ ये कह देने से मसला हल नहीं होगा मेरी जान। ये जो लड़ाई शुरू हुई है ना, ये मोहल्ले की लड़ाका खवातीन वाली लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े मर्दों के राज खुलने हैं। और ये भी याद रखिएगा, ऐसी लड़ाई छुड़ाने वालों को भी डंडा लग जाता है। बहरहाल फरीद साहब, बड़ी ही अजीब सिचुएशन बन गई है। अभी तो भाई ये इनको पता होना चाहिए कि 11 मार्च की रात को 12 बजे आधी सेनेट फारिग हो जाएगी। जी हाँ, आधी सेनेट खाली हो जाएगी। इससे पहले इलेक्शन करवाना जरूरी हो जाएगा फरीद साहब। इलेक्शन इससे लेट हुए तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। शेख साहब, पंजाब में जो आईनी बहरान पैदा हुआ है उसका क्या हुआ? पंजाब में तो अभी तक इलेक्शन नहीं हो सके। तो आपका क्या ख्याल है कि पंजाब में सिचुएशन ठीक है? देखें इस वक्त हालत देखें आवाम की क्या हुई है। इसी बहरान की वजह से डॉलर देखें कहां पहुंच गया हुआ है। ऊपर से सदर साहब की ट्वीट ने डॉलर को और हलाशेरी दे दी है। बिजली का रेट देखें, पेट्रोल का रेट देखें। लोग बेचारे जो हैं उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो बिजली के बिल कहां से अदा करें? बिल्कुल सर। इसलिए आप देख रहे हैं अपने मीडिया के ऊपर लोग बेचारे अपने बिलों को जला रहे हैं। बहुत जुल्म हो रहा है शेख साहब, बहुत जुल्म हो रहा है। ये जुल्फी देखें, कमजोर आदमी, इसने कितनी की बिजली खर्च करनी? इसको तो बेचारे को टेलीफोन की तार से करंट पड़े तो ये बेहोश हो जाता है। और इसको 35,000 बिल आ गया। शेख साहब सुनदा ही कोई नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਪੱਖੇ ਤੇ 3 ਬਲਬ ਚਲਾਣਾ ਤੇ 35,000 ਬਿੱਲ ਏ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕੁਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। यार जुल्फी, तुम उन मुर्गियों को हलाल करके किसी दोस्त की दावत क्यों नहीं करते? ओए ट्रांसफार्मर दे अब्बू, अकल कर। शेख साहब, कितना जुल्म हो रहा है, क्या बताएं आपको। छोटा सा मेरा घर है और 85,000 रुपए बिजली का बिल आ गया है। इन्हें बेचारे ने तो तंग आके बच्चे अपने बाहर कट के गली च किले ना बनते। शेख साहब, ये देखें, ये हालत है आवाम की, और सियासतदान हैं कि सियासत खेल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस वक्त भी हुक्मरानों को, सियासतदानों को अगर होश ना आई तो बहुत बुरा होगा। शेख साहब, आप भी तो सियासतदान हैं। नहीं, मैंने सियासत छोड़ दिया फरीद साहब। मेरे मोहल्ले में एक स्कूल बड़ा चलता था, मैंने उसकी कंटीन का ठेका ले लिया। जाने दीजिए शेख साहब, आपने अभी तो गुज़िश्ता दिनों ये कहा है कि निगरान मुशीर खजाना वकार मसूद आपके ज़ाती दोस्त हैं, और आप उन्हें ये कहेंगे कि पेट्रोल और बिजली के मसले का कोई हल निकालें और आटा आवाम की कुव्वत खरीद में लाने के लिए कुछ करें, वरना मामला जो है बहुत पेचीदा हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, फिर किसी से संभाला नहीं जाएगा। बिल्कुल, वकार मसूद बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मेरे ज़ाती दोस्त हैं। मैं तो उनसे ये अर्ज करूंगा कि ये पेट्रोल, बिजली, आटा, खाने पीने की चीजें जी इतनी महंगाई हो गई है। ये सुबह मैं नाश्ते के लिए गया हूँ अपने मोहल्ले में एक रेडी पे। अच्छा। मैंने बस इतना कहा है उस दुकान वाले को कि पा थोड़ा सा शोरबा और डालना। अच्छा। उसके बाद उसने 1.5 घंटा खड़े होकर तकरीर की। और मैंने कहा भाई थोड़ा सा शोरबा मांगा है तुमने, तो सियासत का पूरा पतीला मेरे पे उंडेल दिया। जाने दीजिए शेख साहब, आप सियासत और सियासतदानों पर बात कर रहे हैं। आप खुद तकरीबन 15 मरतबा वजीर रही हैं। अवाम के लिए आपने क्या किया? अजीब बात है फरीद साहब, हारिस रऊफ ने 5 विकेटें ली हैं, सारा मुल्क उसको दादे दे रहा है। मैंने 15 दफा वजारत ली है, आप उसमें से कीड़े निकाल रहे हैं। शेख साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि यही बातें जो अब आप बाहर बैठ के कर रहे हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो उनका आप दिफा करते हैं। देखिए, मैं अल्लाह के फजल से वाहिद आदमी हूँ जो हुकूमत में बैठ के भी हुकूमत के खिलाफ बात कर लेता हूँ। ये जो पिछली हमारी इत्तेहादी हुकूमत रही है 4.25 साल, हाँ जी। मैंने हर गलत बात का इख्तलाफ किया है। सारी कैबिनेट एक तरफ होती थी, मैं एक तरफ होता था। फरीद साहब, खाने की टेबल पे मैंने इख्तलाफ किया है। सब कह रहे हैं कि यार कमाल लजीज सालन पका हुआ है। मैं वाहिद था कह रहा था नहीं नहीं नहीं, नमक कम है।
चले फिर इसी तरह के कुछ मशवरे शेख साहब निगरान हुकूमत को भी दे छोड़ें। देखें, निगरान हुकूमत में मेरा वाकफ ही कोई नहीं है, मैं किसी से क्या बात कर सकता हूँ। एक आदमी मेरा वाकफ है, वो पुलिस के दे अंडर है। और नहीं बेटा, इस्लामाबाद की पुलिस। हाँ, सरफराज बुगटी को मैं सिर्फ जानता हूँ जी, वो अच्छा आदमी है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अच्छा ठीक है, अम्मा मारदी तो पीड़ होंदी थी। क्या होड़ मैं प्लास्टिक दा बंदड़ा। नहीं फिर साईं तो ना आया तो साईं में पीड़। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। जी फ़ीक़े, क्यों इतने दुखी हुए हो? दुखी तो होड़े पंगड़े पाइए। बैठ के बात क्या कर रहे हो फ़ीक़े? हुआ क्या है? आप साफ बताओ। गरीब आदमी मरन वाला होया है ते कहते ने दुखी हुए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ फ़ीक़े यार, क्या हुआ? आपको पता है, जब भी रोटी पकाने की बात होती है ते अम्मा बेचारी रोन लग पैंदी है। कहती है कि नाम ही भुख लगती ते फेड़ की सी। अब्बा कहंदा है ओ अल्लाह ने बनाया इंसान नूं इहो जिहियां गल्लां ना करिया कर। आंदी है फिर खुआवां कित्थों बालां नूं। अभी मैंने डबल शिफ्टें लगाई थी फैक्ट्री में। अच्छा। तो हर चीज फैक्ट्री तो पैसे लेके निकलो ते होड़ मंगाई। हर चीज महंगी होती जा रही है। सवेरे मुझे अम्मा ने कहा कि पुत्र होड़ ते कुछ पकना नहीं, मेरे को सिर्फ 200 रुपया है। तो जाओ जाके उधर से आधी दर्जन अंडे ले आओ। अच्छा। ते अंडे ते गंडे पका लेते हैं। अंडे दे विच प्याज डाल के मेरी अम्मा बड़ा अच्छा सालन बनाती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अम्मा ने मुझे 200 रुपया दिया कि जाओ जाके तो आधी दर्जन अंडे लेके आओ। ते अंडा को 25 रुपये का होया है। कहंदा 150 रुपया कड्डो। अब मैं कहा इतने महंगे अंडे। ते अगो भा कामा कहंदा डॉलर ते वेखो किथे टुट गया। मैं क्या आंटियां दाग डॉलर नाल के टलक है। अंडा तोड़ो ते विचों न्यूयॉर्क दी टिकट निकल छह अंडे 150 के आ गए। अभी टमाटर प्याज लेने हैं, वो अलग है। तो आटा पता कितना महंगा हो गया है? आटा भी बहुत महंगा हो गया फ़ीक़े, यानी 10 किलो का थैला 1400 रुपए में आ रहा है। 140 रुपए किलो आटा। तो और क्या? अम्मा बेचारी कहती है कि हले कल दियां गल्लां ने फीका निकाजना सी ते इनमा इन्ना आटा गुन के दे देंदी हां ते चिड़ी बनांदा सी। ते हुण ते महंगाई इन्नी हो गई है कि चिड़ी नूं पान जोगा आटा भी नहीं बंदे कोल। अब देखे ना, ये है वो तबका जो पिस नहीं रहा बल्कि एक तरीके से खत्म होके रह गया है। यानी इसके लिए, इस तबके के लिए महंगी बिजली अब मसला नहीं है। ये कहता है कि हमें बिजली भी ना मिले, हम बगैर बिजली के गुजारा कर लेंगे, सो जाएंगे, लेकिन आटा कोई खुदा का खौफ करे हुकूमत। यानी कि 2800 रुपए का 20 किलो का थैला, यानी अगर आप तकसीम करें 140 रुपए आटा, 150 से 160 रुपए किलो चीनी, बाकी सब्जियां, दालें, हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। क्यों नहीं लेके मैं गया तो अम्मा कहती है कि घी के बगैर कैसे अंडे बनेंगे। मैं कहा घी के बगैर अंडियां नूं सड़न पैंदी है। अम्मा कहती है फुट पैनियां इहो जिहियां गल्लां ना करिया कर। अंडा बनता ही उहदे विच है। तो मैंने कहा ओ जेड़े
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਚੰਡੇ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਢਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚ ਤਲੀਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅੰਡਾ ਉਬਾਲੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਭੀ 4 कुछ दिन पहले ही हाँ अम्मा की बहन आई गांव में अच्छा ਤੇ ਅੰਮਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ हैं? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ हाय ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ कहती है फुट पैनिया क्या विशितिन तुम्हें मैंने तो उनको कह दो कि हम जा रहे हैं कहीं तो मैं क्या मैनू की पता सी खालू दा फोन आया सी फैक्ट्री अच्छा मुंशी ने मैनू दसिया तेरे खालू दा फोन आया नेट दा अच्छा मैं जाकर सुना मैंने कहा जो बिस्मिल्लाह अल्लाह हाय तो आगे से अम्मा मुझे कोट रही है कहती है औलाद दे मुंह च बुड़की पान जोगा पैसा कोई नहीं कोल ते मैं पड़ौनिया नु किथों खुआवा तो मैंने कहा अब मैंने मेरा तो नहीं ना कसूर फिर खाला समझ गई सी गल नू अच्छा हाँ फिर खाला कहती है भैना पानी ठंडा पिया दे ते असीं जरा जाना है ओए ओए, ओए। अमान जी साडे घर केड़ा फ्रिज जे पानी ने फूका मारो ते ठंडा कर लो ਅੱਛਾ ਪੀਕੇ ਅੰਮਾ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਾਂਦੜਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ये अफसर है हाँ, यार लड़ाई करवाएगा इधर। ਹੈਗਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਮੰਗਿਆਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪ ਬਾਕਰਖਾਨੀ ਤੇ 4 ਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ इन्हां अफसरां ने गरीबां दी जिंदगी खराब की हुई सही कह रहे हो। सही कह रहे हमारे मोहल्ले में रहता है एक बाप दादा अफसर अच्छा सारा दिन एसी चल रहे हैं बाहर दिन चढ़ गया हुंदा है ते बत्तियां बल रही होंदी हैं मलक साहब कहंदे ने इन्हां नूं ते बिजली भी मुफ्त मिलदी है ते अम्मा कहंदी है एक पासे रोटी नहीं खाण नूं लभदी ते दूजे पासे मुफ्त बिजलियां वंडन दे ने सही कह रहे हो फीके आला अफसरान और बाबुओं को बिजली मुफ्त मिलती है पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है हाँ उनके पास 3 गाड़ियां हैं सरकारी हाँ वह सरकारी गाड़ियों पे उनके बच्चे भी स्कूले जाते ने उनकी उनकी जो बीवी है हमद साहब की वो भी शॉपिंग करने जाती है तो खुद भी वो दफ्तर जाते ने सरकारी गड्डी पे अब्बा कहता है कि सरकार ही ले बैठी है हाय गरीबां नू ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ हाय अब्बा कहते हैं जब तक ये अमीर लोग जो है ना जिनके पास पहले ही करोड़ां रुपया है तो उतों गवर्नमेंट दा पैसा भी खान दे होए ने कहंदा अब्बा गरीब दा गवर्नमेंट दा पैसा थोड़ा खांदे ने ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡਣਗੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ बिल्कुल ठीक कह रहे हो फीके तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए अच्छा अजीजी खत भी 2 किस्म के होते थे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੌਂਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ नहीं हो भाई अजीजी खत की बात कर रहा हूँ आम की इकसाम की थोड़ी बात कर रहा हूँ यदि यादें माजी में आज हम जिस चीज का अपना जिक्र करेंगे जी वो आजकल के बच्चों के लिए बड़ी हैरान कुन है तो जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनके लिए नहीं हैरान अच्छा अब तो चूंकि मोबाइल जब से आया है फौरी तौर पे कॉल हो जाती है या वीडियो कॉल अब तो हो जाती है मुंह थ्रू ही गुफ्तगू शुरू हो हाँ जाती है जी बिल्कुल
तो हम जो बुजुर्ग बच्चे हैं जी हमारे बचपन में हमें याद है जब मोबाइल नहीं था या टेलीफोन भी टावा टावा लगा होता था, हाँ बल्कि टेलीफोन से पहले का भी ये मानना याद है मुझे। खत होता था, खत डाक खाना जो है ना जी, डाक का महकमा या डाक का जरिया, जी जी वो बड़ा कमाल था और पॉपुलर वही होता था। उसी के जरिए राब्ते किए जाते थे या पैगाम रसानी होती थी, तार भी भेजी जाती थी। अब तार तो बाद की बात है ना जी। खत, हाँ खत जो है उसका जिक्र करते हुए मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि खत लिखना सबसे पहले एक बड़ा अहम काम होता है। और अक्सर चूंकि लोग जो हैं वो आईजी टाइप होते थे, इसलिए महल्ले में एक कदे मास्टर साहब या कारी साहब या कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा, थोड़ा सा बाबू रेलवे का, जी जी उनसे खत लिखवाया जाता था। और वो मोहल्ले के बड़े मोतबर और मुदब्बर आदमी होते थे, क्योंकि उन्होंने खत लिखना होता है। और वो हल्के हल्के राजदान भी बन जाते थे। यार है फिर गल जेड़ी वो लिखानी पैनी, हुण की करिए। एक तरह बेचारे अनपढ़ सीधे साधे लोग कहते थे कि लिखाओ जी बहुरा। फिर मोहल्ले में अक्सर बंदे ये कहते थे, ओ बहुरा ना बदतमीजी ना करो, फिर खत किससे लिखवाओगे। और खत पढ़वाते भी उसी तरह उसी बंदे से थे, पढ़े लिखे से। अच्छा, एक और जो मजेदार चीज होती थी खत की, जी खत जो है वो जाके डाला जाता था लेटर बॉक्स में। रेड कलर का लेटर बॉक्स जो है वो हर गली की नुक्कड़ में या हर मोहल्ले में जरूर होता था। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक सस्पेंस होता था बच्चों के लिए कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खत सुट्टो तो पता नहीं को पाइप लगा हुआ है, वो अंदरों अंदर ही जाके सरगोदे खत पहुंचा देगा। ये होता था कि ये अंदर से जाएगा कैसे, उसको चूंकि ताला भी लगा होता था। ये हमें पता बड़ी बाद में लगा जाके कि एक डाकिया आता है और वो ताला खोल के सारे खत निकाल के अपने थैले में डाल के ले जाता है और वो फिर पहुंचाता है। हम तो उसी को, और उसके जो उसका मुंह होता था ना, उसके ऊपर ऐसे शेड लगा बना होता था कि पानी ना अंदर जाए। तो हम उसके अंदर झांकने की कोशिश करते थे कि खत अंदरों जांदा किधर है। तो कभी कुछ नजर भी आया अजीजी? कुछ भी नहीं नजर आया। नजर कदी एवं अख च मरवा लिया ओदी नुक्कर, कदी उतो किसी बड़े को ठाप खा ली, चल दौड़ कर। अच्छा अजीजी, खत भी दो किस्म के होते थे। हाँ जी हाँ जी, एक चौंसा ते एक लंगड़ा। अजीजी खत की बात कर रहा हूँ, आम की इकसाम की थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, कौन सी किस्म के खत थे? भाई दो किस्म के खत होते थे। एक तो वो होता था जिसपे डाक टिकट लगा होता था, यानी कि अगर आपने किसी को खत भेजना है तो आपने उसको खत लिख के एनवलप में डाल के उसमें डाक टिकट खरीद के चस्पा करना होता था और फिर आपको पोस्ट करना होता था। उसका फायदा ये होता था कि जो महकमा डाक है जी जी वो ये डाक टिकट बेच के अपने जो अखराजात हैं वो उसके पूरे हो जाया करते थे जी। और दूसरा जो खत होता था वो बेरंग खत होता था, यानी उसके ऊपर डाक टिकट नहीं लगा होता था और अगर आपने उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, यानी महकमा डाक उस खत को जहां उसे पहुंचना है वो पहुंचा तो देगा, लेकिन जिसके पास ये खत मौसूल होगा उसके जो चार्जेस या थोड़ी सी जो अगर फीस उसको आप कह लें या सर्विस चार्जेस कह लें, वो टिकट की कीमत जो होती थी वो जो वसूल करने वाला होता था उसको देनी पड़ती थी। बिल्कुल ठीक बात। और फिर सब एक पोस्ट कार्ड भी होता था, उसके ऊपर ही टिकट छपी होती थी और वो ओपन होता था। जी हाँ, उसको लिफाफे में नहीं थे डालते, वो कार्ड सा होता था, उसके ऊपर ही लाइनें लगी होती थी, उस पे तहरीर हो जाती थी। अजीजी भाई, खत की एक और किस्म भी होती थी, उसको जिसके अंदर तुम भी घुस जाते थे। भाईजान वो खत को ना एक कोने से थोड़ा सा फाड़ दिया जाता था, उसको पोस्ट कर दिया जाता था। उससे ये होता था कि वो देखने वाले भी ये समझते थे कि ये इमरजेंसी है। फिर आगे वो जिस घर में गया वो पार्टी नुकर वेख के उसका रोना धोना शुरू हो जाता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो एक निशानी सी होती थी कि ये इमरजेंसी है या किसी अल्लाह माफ करे डेथ का मैसेज है। अच्छा, तो वो खत देख के ही तो शुरू हो जाते, खंडई सा खाला बीमार सी, खाला चल के वे हुण वेखो आ गया ना पार्टी नुकर वाला खाला। कई बारी खत खोल के पता लगता सी मरिया कोई नहीं, गोगे दे घर मुंडा होया। यानी बंदा नहीं मरिया, खुराक मर गई। अच्छा दीदी, उस दौर च डाकिया भी महल्ले जानी फिरदा सी, बड़ा ताया फिरदा। हाँ जी, बड़ी इज्जत होती थी डाकिया की। उसको
चाय पानी वगैरह पूछते थे वो लोग, और वो कहीं जब बेचारे को ज़रूरत होती थी तो वो चाय पी भी लेता था। उसके ताल्लुकात बन गए होते थे ना, फैमिली मेंबर टाइप होता था। अजीजी भाईजान एक तार भी होती थी। हाँ, खत जो है वो तो कुछ दिनों में पहुंचता था ना, तो वो जो डाकखाना होता था वहीं से एक तार भी जाती थी। वो असल में ये डेथ का मैसेज या इस तरह की कोई चीज होती थी, वो उसी वक्त उस दूसरे दफ्तर में मशीन के थ्रू मौसूल हो जाती थी जी। और वो बड़ी छोटी होती थी और उसमें हमें 1-2 लाइनें ही लिखते थे, क्योंकि वो हर लाइन की कीमत होती थी। मैक्सिमम 3 लाइनें मेरा ख्याल है उसमें लिखी जाती थी। अच्छा। और एक लाइन की कीमत जो है वो एक है, फिर दूसरी है अगर तो वो डबल हो गई, तीसरी है, इसलिए लोग कम से कम तहरीर देते थे। अजीज उसको प्रेसाइज राइटिंग जिसे कहते हैं ना, कि इख्तिसार के साथ उसमें लिखा जाता था कि कम से कम अल्फाज इस्तेमाल हो और बात भी मुकम्मल तौर पे पहुंचा दी जाए। पर सर एक मनी ऑर्डर भी होता था, जी। जो पैसे जिसके थ्रू आते थे। जी हाँ, मनी ऑर्डर जिसका आता था, पैसे आते थे, तो वो तो फिर डाकिये को बीच में से इनाम भी देना पड़ता था। हाँ, वो मनी ऑर्डर तो अमीरों की गेम थी, उनको पैसे आते थे जाते थे। पहले आपको तो चाय का ही ऑर्डर आता था, जाओ भी 2 कप चाय लेके आओ। ना यार गौरी, ऐसे ना करो। थैले के जो दादा अबू थे ना, वो अंग्रेजों के वक्त में भी गरीब थे। अच्छा फरीद भाई, जब वो मोहल्ले में डाकिया आता था, जिस तरह वो कुल्फी वाले के पीछे बच्चे नहीं दौड़ते, इसी तरह सियाने बयाने बंदे उस डाकिये के पीछे दौड़ते थे, वो साडा खाते नहीं आया। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और भी मुझे याद है, अब मुझे पक्का नहीं याद, मैं इतना भी बुजुर्ग नहीं हुआ। ये मैट्रिक का रिजल्ट भी डाकिये लेके आते थे। तो वो बाहर ही बैठ जाते थे कि बाहरों ही चाचे नाल मुख मुका के रिजल्ट फाड़ लीजिए जी, अंदर फेल होए थे, रिजल्ट अंदर चला गया थे, अब्बा जी ने बन देना पक्के ना। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, खलील जिब्रान कहते हैं कि तुम चाहे ज़मीन जहाँ से खोद लो, ख़जाना तुम्हें ज़रूर मिलेगा, मगर शर्त यह है कि ज़मीन कामयाबी के यकीन के साथ खोदो। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।